तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग अपना फ्यूचर देख रहा होता है और दूसरी तरफ हमें उसके पास्ट को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हम लोग शुयांग के सारे ही डिसाइपल्स को देखते हैं जिनकी डेस्टिनेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। लिंगशु की पावर्स जा चुकी होती हैं क्योंकि उसने अपनी फाउंडेशंस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और दूसरी तरफ लिन फेंग वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था क्योंकि एल्डर फेंग ने उसे लूट लिया था। इसी तरह हमने सानियान को भी देखा था, वो भी टाइनलैंड सेक्ट से बहुत ही दूर चली जाती है, और दूसरी तरफ कॉमेट वो अपने टेंपल में ही एक जगह छुपा हुआ बैठा होता है क्योंकि वहाँ पे हर जगह आग ही आग जल रही होती है। मगर दूसरी तरफ डीमन क्वीन उसका लक अच्छा हो जाता है क्योंकि जिन लोगों ने उसे धोखा देना था वो उसे धोखा नहीं दे पाते और वो दोबारा से अपनी डीमन रेस की क्वीन बन जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग उस गॉड ऑफ टाइम को देखते हैं। वो हैरान होता है कि शुयांग अभी तक फ्यूचर से वापस क्यों नहीं आया। वो होश में नहीं आ रहा था, जिस पर गॉड ऑफ टाइम कहता है कि इसके मास्टर ने बिला वजह ही इससे इतनी उम्मीदें लगाई थी, मुझे इसमें ऐसा कोई खास नहीं दिखाई दे रहा। मगर जैसे ही शुयांग होश में आता है तो उस मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं और फिर शुयांग उसकी सारी टेक्निक्स को फेल कर देता है और फिर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को एक सिंगल पॉइंट के अंदर कंप्रेस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हर जगह रोशनी फैल जाती है। ये देखकर वो सारे के सारे एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये गॉड इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया। हम लोगों ने पिछले हजारों सालों से इसे एलिमिनेट करने की कोशिश की थी मगर हम लोग इसे एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, मगर इस लड़के ने तो इसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। मगर फिर दूसरा वाला एल्डर कहता है कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, फाइनली अब लंबे टाइम के बाद हमें थोड़ा सा आराम करने को मिलेगा। इतने में फिर शुयांग देखता है कि उसके पीछे से एक व्हाइट कलर की एनर्जी फैलती जा रही है जो कि पूरे पैलेस में फैल जाती है और शुयांग को वहां पर एक की दिखाई देती है। तो शुयांग जैसे ही उस की की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो एल्डर्स उससे कहते हैं कि हाँ आगे बढ़ो, तुम अपने फ्यूचर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हो जहां तुम्हें जाना चाहिए। ये चाबी असल में तुम्हारे फ्यूचर की चाबी है जिससे तुम अब अपनी एक नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करोगे। भले ही तुम्हारा फ्यूचर कैसा भी हो, चाहे उसमें कितना भी खतरा क्यों ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर हम लोग देखते हैं कि शुयांग जैसे ही उस की को जाकर पकड़ता है तो उसकी एनर्जी हर जगह फैल जाती है और फिर शुयांग कहता है कि लगता है कि शायद कोई भी यहाँ से आगे नहीं गया, और वो सारे एल्डर्स उससे कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। मगर फिर दूसरी तरफ शुयांग उस की को देखते हुए कहता है कि उम्मीद है कि मास्टर आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। मगर देखते ही देखते अचानक से शुयांग एक ऐसे डोमेन के अंदर आ जाता है जहाँ पर हर जगह फॉर्मेशन होती है और फिर ब्रदर बुफेन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि जूनियर ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए, तुम सच में काफी फास्ट हो। असल में मास्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ पर आओगे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इस जगह को पहले ही अरेंज कर दिया था। मैं यहाँ पे काफी लंबे टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर शुयांग फिर सीरियस होकर उससे कहता है कि मुझे बताओ कि मास्टर कहाँ है। ये सुनते ही ब्रदर बुफेन भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मास्टर आप तो सच में एक दुकानदार की तरह काम कर रहे हैं, अब हर जगह मुझे आगे लगा देते हैं। आपको मालूम भी है कि ब्रदर शुयांग को डील कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। ये बातें कहने के बाद वो फिर शुयांग से कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम बेफिक्र हो जाओ। ये कहते ही वो एक चुटकी बजाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बहुत बड़े डोमेन के अंदर होते हैं और उनके आसपास बहुत बड़ा स्पेस होता है। और ब्रदर बुफेन उसे बताता है कि तुम इस वक्त मिलुओ में हो। इस मिलुओ को स्पेस चैनल भी कहा जाता है। ये स्पेस चैनल हमें हमारी दुनिया से पूरे यूनिवर्स की तरफ लेकर जाता है। ये यूनिवर्स पूरी तरह से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है जहाँ हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। हमारे अलावा भी इन प्लेनेट्स में बाकी बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से कुछ हमारे ही जितनी पावरफुल हैं और उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि शायद हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर हैं। मास्टर ने ये मिलुओ तुम्हारे लिए ही बनाया था, उन्हें पता था कि एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगे। ये सुनते ही शुयांग कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया कि मास्टर इस दुनिया में नहीं है बल्कि आउटर प्लेनेट में मौजूद है। ये कहते ही शुयांग उस की का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, मगर ब्रदर बुफेन फौरन से उसका हाथ रोकता है और कहता है कि ब्रदर ऐसा मत करो, अगर तुमने यहाँ पे चैनल को एक्टिवेट कर दिया तो हमारे इस छोटे से वर्ल्ड के बारे में हर किसी को पता चल जाएगा, बहुत से लोग इसे सेंस कर लेंगे। हम लोग नहीं जानते कि आउटर वर्ल्ड में किस तरह का लॉ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेनेट ऐसा हो कि जहाँ पे सिर्फ जंगल का कानून हो और वो लोग अगर हमारे प्लेनेट को सेंस कर लेते हैं तो वो लोग कभी भी हम पर
बार फिर हमला कर देंगे। हमें नहीं मालूम कि वो लोग कितने ताकतवर हैं। हो सकता है कि शायद वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हों। अगर उन्हें हमारी ब्लड स्मेल मिल गई तो वो लोग सूंघते सूंघते यहाँ तक आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आउटर वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे बीस्ट हैं जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं। पर हाँ, अगर तुम इस चैनल को एक्टिवेट करने के बजाय वापस से इसी वर्ल्ड के अंदर चले जाओ तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड तुम्हारा है। तुम इस पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकते हो। मगर शुयांग उससे कहता है कि अच्छा तुम्हारा हो गया। ये सुनकर ब्रदर बुफेन भी हैरान हो जाता है। उसे पता था कि शुयांग उसकी कोई बात नहीं मानने वाला। वो कहता है ठीक है ब्रदर, मैं समझ गया तुम क्या करना चाहते हो। और वैसे मैं ये बात तो भूल ही गया था कि तुम्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के साथ ही फिर शुयांग उस की को हवा में ऊपर भेजता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। और ब्रदर बुफेन उससे कहता है कि ब्रदर ये चैनल तुम्हें यूनिवर्स में कहीं भी ले जा सकता है। मगर फिर अचानक से शुयांग वहाँ पर एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को भी वहाँ पर लेकर आ जाता है, जिस पर वो सारे के सारे डिसाइपल भी हैरान होते हैं कि वो लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। उन लोगों को वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है, जिस पर वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की जगह है, कहीं हम लोग मर तो नहीं गए। इतने में अचानक फिर ऊपर से एक पावरफुल एनर्जी उन लोगों के ऊपर आकर आती है, जिसकी वजह से उन लोगों को अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। और शुयांग भी उसी एनर्जी के बीच में खड़ा हुआ होता है। उसे जरा भी उस एनर्जी से फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर फिर लिंगशु कहती है कि ये तो एक स्पिरिचुअल पावर है, आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और फिर गावलिन कहती है कि ये स्पिरिचुअल पावर हमारी बॉडी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है, मगर इससे हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट अप हो रही है। मैं इस एनर्जी को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। उन लोगों की यह हालत देखकर ब्रदर बुफेन कहता है कि मास्टर ने ये फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डिसाइपल अभी इतने ज्यादा पावरफुल बने हैं कि वो इस एनर्जी को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमारा ट्यानलान सेक्ट कभी भी बगैर किसी तैयारी के कहीं भी नहीं जाता, कोई भी काम नहीं करता। तुम्हें इन्हें यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। मगर शुयांग कहता है कि मास्टर मुझे अकेले ही यहाँ से बाहर कैसे दे सकते हैं। ये कहते ही वो सब लोगों को एक एक पिल खिला देता है। उस पिल को खाने के बाद उन लोगों की तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है और वो सब लोग उस एनर्जी को फिर अपनी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब कर पा रहे होते हैं। और देखते ही देखते अचानक से उस एनर्जी के एब्जॉर्ब होने की वजह से उनका लेवल अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उनकी बॉडी के अंदर से व्हाइट कलर का ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, जो कि उन लोगों ने अभी अभी एब्जॉर्ब किया था। वो लोग अपनी बॉडी के अंदर से फौरन से उस सारी एनर्जी को एकदम से रिलीज करते हुए खुद को अपग्रेड कर देते हैं। और फिर डीमन क्वीन कहती है कि अरे वाह, मैं तो एक सुप्रीम डीमन क्वीन बन गई हूँ। और बाकी डिसाइपल्स भी कहते हैं कि हम लोग भी सुप्रीम इमोर्टल्स बन गए हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन लोगों का लेवल अपग्रेड हो गया है और वो लोग अब नेट अर्थ के सबसे पावरफुल इमोर्टल्स बन गए हैं। अगर जब वो लोग सामने शुयांग की तरफ देखते हैं तो उन लोगों को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि शुयांग भी ब्रेक थ्रू करने लगा था। ये देखकर एल्डर शियन कहता है कि क्या वाकई में मास्टर एक सुप्रीम एम्परर बनने वाले हैं, क्या वो अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर पाएंगे या नहीं। और फिर लिंगर कहती है कि जब से मैंने स्काई ब्लू सेक्ट को ज्वाइन किया था तब से लेकर आज तक मैंने मास्टर को हमेशा से की रिफाइन करते हुए देखा है। वो कभी भी की रिफाइनिंग से ऊपर नहीं आ पाए। है कि शायद आज वो ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और फिर दूसरी तरफ हम लोग शुयांग को देखते हैं, वो उस एनर्जी को बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और जैसे ही वो उस गोल्डन एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सब लोग चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि मास्टर क्या हुआ, क्या आपको कुछ फील हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि शुयांग की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे के पूरे प्लेनेट को ही कवर कर लेती है और यहाँ तक कि वो प्लेनेट अर्थ से निकलकर पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। और वहीं पे ही हमें एक आउटर प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ से वो एनर्जी गुजरती है। तो वहाँ पे मौजूद कुछ स्टैचूज के अंदर से आवाज आने लगती है और वो लोग कहते हैं कि आखिर ये ब्रीथ किस तरह की थी। लगता है कि शायद ये किसी तरह की कोई प्रिमोडियल ब्रीथ थी जो कि नए गॉड की है। और फिर दूसरा वाला बंदा कहता है कि लगता है कि शायद ये कोई नया वर्ल्ड है जो कि हम लोगों ने आज से पहले कभी डिस्कवर नहीं किया था। लगता है अब बहुत जल्द इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर वहीं पे ही हमें एक और प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जो कि बाकी प्लेनेट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांस होता है। वहाँ पे 3 लड़कियां होती हैं जो कि अपने सामने खड़े हुए लोगों से कहती हैं कि तुम
तुम सब लोग पहले ये बात क्लियर कर लो, इस तरीके से अपने दिमाग में डाल लो कि अगर हम लोग वापस से शूलिंग जू के पास चले गए तो हम लोगों को जेट पवेलियन के लिए पहले से ही रिजर्वेशंस चाहिए होंगी। मगर फिर वहाँ पे खड़े हुए 3 मेल वॉरियर्स कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा डालू कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो सबसे पहले पहुंचेगा वो उसे हासिल कर लेगा। मगर फिर वहाँ पे मौजूद एक और मास्टर होता है, वो कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि इस जर्नी में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। मगर कुछ लोग उस मास्टर से कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम सब कुछ आपके पास छोड़कर चले जाएंगे? ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम सब लोग ये बात मत भूलो कि ये स्पेसशिप हम लोगों ने ही छीनी है। अगर हम लोग इसे ना छीनते तो तुम सब लोग कभी भी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। मगर फिर वहां पे खड़े हुए वो मेल वॉरियर्स कहते हैं कि एक मर्तबा अच्छे से सर्च करके देख लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि हमें कुछ भी नहीं मिला। ये सुनने के बाद वो सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और नीचे खड़े हुए लोग अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के वेपन्स होते हैं। ये देखकर ऊपर खड़े हुए वो लोग कहते हैं कि लगता है कि शायद तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारी भलाई किस में है। अगर तुम लोग लड़ना ही चाहते हो तो हम लोग तुम्हारे साथ साथ इस स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। मगर अचानक से फिर वहां पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि उन लोगों को लड़ने से रोक देता है और कहता है कि सब लोग अपनी अपनी जगह रुक जाओ। क्या तुम सब लोग इस शिप के लिए अपना दिमाग खराब करके एक दूसरे से लड़ना चाहते हो? और वैसे भी ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम लोग इतनी लंबी जर्नी के बाद खाली हाथ वापस आए हो? लगता है कि शायद इस मास्टर ने इस जर्नी में कुछ न कुछ तो हासिल किया है जो कि उसने हमसे छुपाया है। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम लोग चाहो तो खुद से चेक कर सकते हो, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां मैं कोई चीज छुपा सकूं। और वैसे भी युआन गुआंग चिन्यू हम लोगों से पहले ही छीनी जा चुकी है। जब तक हम लोग वहां पर पहुंचते तब तक हमसे पहले ही कोई वहां पे आके हाथ साफ कर गया था। ये बोट बिल्कुल खाली है, तुम लोग चाहो तो इस बोट के अंदर जाकर चेक कर सकते हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या वाकई में हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं? तो दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि तुम लोग एक मर्तबा सोच कर देखो, हम लोग बहुत ही ज्यादा दूर हैं, हमारे इस फेरीलैंड में इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं हैं। अगर हम लोगों को ज्यादा रिसोर्सेज हासिल करने हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी होगी और उसके बाद ही हम लोग किसी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मगर उसके लिए भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये सुनते ही वो दूसरा मास्टर कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो भूख से मर जाएंगे। इतने में अचानक उन लोगों को आसमान में कुछ अजीब सी ब्रीथ फील होती है जिस पर वो सारे के सारे ऊपर की तरफ देखते हैं। ये देखकर वो मास्टर कहता है कि ये किस तरह का ऑरा है जो कि दिन में नजर आ रहा है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। मगर वो कहता है कि नहीं, जरूर ये कोई स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से फ्रिक्शन पैदा हुई होगी, या फिर हो सकता है कि शायद यहाँ पे कोई न्यू फेरीलैंड अपीयर हुआ हो। ये कहते ही वो लोग फौरन से उस स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस फेरीलैंड को ढूंढना होगा। ये कहते ही वो लोग फिर उस फेरीलैंड की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से शुयांग को देखते हैं। वो ऑरा उसके चारों तरफ फैला हुआ होता है और शुयांग जैसे ही उस एनर्जी को रिलीज करता है तो वो ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सब लोगों को वापस पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो सारे डिसाइपल्स बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और दूसरी तरफ शुयांग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसकी बॉडी के चारों तरफ गोल्डन एनर्जी होती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उनके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है जिस पर ब्रदर बुफेन कहता है कि जूनियर ब्रदर बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली तुमने की रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो शुयांग कहता है कि मैंने अपनी की को पहले ही 10,000 मर्तबा रिफाइन कर लिया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।